जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टेस्ट नंबर 8 की डिस्कशन है दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और टेस्ट स्टार्ट करने से पहले अगर स्टूडेंट्स अभी तक आप लोगों ने चैनल को लाइक नहीं किया तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक ज़रूर कीजिए ताकि आप लोगों को जो है वो नेक्स्ट अपडेट्स मिलती रहें और आप लोग इस तरह के कई डिस्कशंस और फार्मूला सीख सकें। जी स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन ऑफ चैप्टर टेस्ट नंबर 8। तो फर्स्ट MCQ आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ, दैट इज़ you push a bar magnet, a permanent magnet with the north pole away from you towards the loop conducting wire। देखें जी, मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। जो डायग्राम उसने हमें स्टेटमेंट के मुताबिक कहा है, कहता है जी एक बार मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, एंड यू आर मूविंग टुवर्ड्स अ कंडक्टिंग लूप। अच्छा, इसमें रूल ही होता है, लेंजेस लॉ हमें ये बताता है कि जब आप नॉर्थ की तरफ नॉर्थ मूव करवाएंगे तो इसका फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसके अंदर एक EMF इंड्यूस होगा और वो इंड्यूस होने वाला EMF अपने कॉज को अपोज करने के लिए उसे पीछे की तरफ पुश करेगा। अच्छा, पीछे की तरफ पुश करने का इसका रूल ही होता है कि ये अपने नॉर्थ के आगे नॉर्थ पोल जनरेट कर देता है और दूसरी तरफ ऑब्वियसली साउथ पोल जनरेट कर देगा। यानी इस सर्कुलर कॉइल में भी एक करंट जनरेट होगा, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट, और उस इंड्यूस्ड करंट की वजह से ये कॉइल भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। सो दैट विल मेक नॉर्थ अगेंस्ट द नॉर्थ। अच्छा, अब इसमें रूल ये मैं सिखाने लगा हूँ। आप लोग जिस तरफ से डायरेक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हो, अगर उस तरफ पोल नॉर्थ है तो नॉर्थ का मतलब करंट की डायरेक्शन ऑलवेज भी एंटी क्लॉकवाइज, और आप जिस तरफ से ऑब्जर्व कर रहे हो अगर उस तरफ पोल साउथ है तो उस तरफ की डायरेक्शन दैट विल बी क्लॉकवाइज। ये दोनों सिंबल्स आप लोगों को खुद ही बता देते हैं कि जिस तरफ नॉर्थ पोल जनरेट हुआ है इंडक्शन की वजह से वहां पे करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, और जिस तरफ साउथ पोल जनरेट होगा वहां पे करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। सो अगर हम इसकी स्टेटमेंट आगे देखते हैं तो कहता है जी बिफोर द नॉर्थ पोल एंटर्स द लूप द करंट विल बी। तो देखिए, अगर आप इस तरफ को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो नॉर्थ पोल का लूप के अंदर एंटर होने से पहले वो नॉर्थ के आगे नॉर्थ जनरेट करेगा, दैट मीन्स क्लॉक जो करंट होगा दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। सो ऑप्शन इसकी बनती है चार्ली, करेक्ट आंसर है काउंटर क्लॉकवाइज। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा स्टूडेंट्स, द कोर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज कट इनटू अ वेरी थिन शीट एंड पाइल्ड टुगेदर आफ्टर गेटिंग इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर टू रिड्यूस दी। अच्छा, ये काम किया क्यों जा रहा होता है? हम एक्चुअली इंसुलेटिंग शीट बनाना क्यों चाह रहे होते हैं? ताकि जो करंट है, परपेंडिकुलर करंट है, जो इंड्यूस्ड करंट है, वो जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो ना करे, कॉइल के अंदर फ्लो ना करे, ताकि पावर लॉसेज रिड्यूस किए जा सकें। ऐसे करंट को एडी करंट कहते हैं। तो याद रखिए, लेमिनेटेड कोर या कोर के ऊपर किसी भी चीज़ की लेमिनेशन करने की वजह सिर्फ क्या होती है? एडी करंट को रिड्यूस करना। सो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा अल्फा, टू रिड्यूस दी एडी करंट लॉसेज। हम ये काम कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा स्टूडेंट्स, द टर्न रेशियो ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज 10:1। अच्छा, अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर उसने ना भी बताया होता तो जब उसने टर्न रेशियो कहा है जी 10:1, तो याद रखिए टर्न रेशियो हमेशा होता है NS/NP। अच्छा देखिए, अगर NS/NP ग्रेटर देन 1 है, यानी ये 10:1 आया ना, दैट इज ग्रेटर देन 1, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ट्रांसफार्मर स्टेप अप है। लेकिन अगर ये लेसर देन 1 होता तो मैं खुद ब खुद समझ जाता कि दैट इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसका मतलब रूल ये हुआ कि सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से हमेशा 10 गुना ज़्यादा रहेंगे, या ये भी कह सकता हूँ सेकेंडरी का वोल्टेज हमेशा प्राइमरी से 10 गुना ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये रूल है जिसके नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा उसका वोल्टेज ज़्यादा, जिसके नंबर ऑफ टर्न्स कम उसका वोल्टेज भी कम होगा। स्टेटमेंट आगे कंटिन्यू करते हैं जी। कहता है जी इफ द करंट ऑफ 20 एम्पेयर इज पास थ्रू द प्राइमरी कॉइल एट 220 वोल्ट, यानी प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट, द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल अज्यूमिंग ट्रांसफार्मर इज आइडियल। अच्छा, आइडियल ट्रांसफार्मर के अंदर पावर तो लॉस होनी नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके प्राइमरी जो है उसका इनपुट जो प्राइमरी इनपुट है दैट इज 220, तो इसका मतलब आउटपुट के अंदर उसको हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 220 मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट विल बी 2200 वोल्ट। तो उसने जाहिर बात है 10 गुना स्टेप अप करना है, तो 220 को जब 10 टाइम स्टेप अप करेगा तो दैट विल बी 2200 वोल्ट। सो इसमें से देखते हैं करेक्ट ऑप्शन कौन सी बनती है। चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट वन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है व्हेन द पावर आउटपुट इन वॉट इक्वल टू 1/2 ऑफ पावर इनपुट, यानी जो आपने इनपुट पावर दी है और जो आउटपुट पावर है उसका हाफ हो चुकी है। हाफ होने का मतलब कि मैं ये लिख सकता हूँ कि मेरे पास, अगर मैं एफिशिएंसी को डिस्कस करूँ तो एफिशिएंसी का मतलब होता है आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100। उसने स्टेटमेंट में कह दिया जी जो आउटपुट है वो इनपुट का हाफ है, दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ एफिशिएंसी इज इक्वल टू इनपुट ओवर 2 डिवाइडेड बाय इनपुट, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, इनपुट से कैंसिल हो गया,
सो दैट मीन्स आई विल बी रिमेनिंग विद 1/2 इंटू 100। अगर आप इसको सॉल्व करें 1/2 0.5 होता है, जब आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन्स 50%। तो इसका मतलब हमारे ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होगी दैट विल बी 50%। ऑप्शन देखते हैं कौन सी ठीक है जी, चार्ली ऑप्शन में 50% है, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है। इसमें ग्राफ से उसने आपसे क्वेश्चन पूछने की कोशिश की है। पहले मैं ग्राफ स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। कहते ग्राफ शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कंडक्टिंग लूप। रैंक द 5 रीजन्स इंडिकेटिंग टू ऑन द ग्राफ अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। रात देखें जी, ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ग्राफ जो है वो है मैग्नेटिक इंडक्शन बी का, और नीचे जो है वो टाइम एक्सिस है। ग्राफ की शेप कुछ इस तरह की है, यहाँ से इस तरह, फिर ये रीजन 2 है, फिर उसके बाद एक रीजन 3 आता है, फिर उसके बाद एक रीजन 4 आता है। 4 थोड़ा सा इस तरह स्टीपर है। दिस इज़ 1 2 3 4। आपके सामने ग्राफ बना भी आ रहा होगा क्वेश्चन के अंदर। अब इसमें डिसाइड हमने ये करना है, आप लोगों को पता है जब हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ को चेक करना है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर होता है किसके, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी के। अच्छा, यहाँ पे डेल्टा फाई तो चेंज नहीं हो, डेल्टा फाई किसकी वजह से चेंज हो रहा है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ डेल्टा बी इंटू ए ओवर डेल्टा टी। इसका मतलब जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, यानी बी और टी ग्राफ की स्लोप ज़्यादा होगी, उतना ईएमएफ ज़्यादा, और जितनी स्लोप कम उतना ईएमएफ कम। अब आज रूल देखिए, हमने जब मैंने आपको फोर्स एंड मोशन पढ़ाया था उसके अंदर कुछ रूल्स हमने पढ़े थे, स्लोप के रूल्स। देखिए सबसे पहले ग्राफ 2 की जो स्लोप है वो 0 है, यानी इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 है। उसके बाद ग्राफ 4 की जो स्लोप है वो इससे थोड़ी सी ज़्यादा है। फिर ग्राफ 3 की जो स्लोप है वो इससे थोड़ी सी और ज़्यादा है, और सबसे ग्रेटर स्लोप है 1 की। इसका मतलब अगर मैं मिनिमम टू मैक्सिमम रैंक करना चाहूँ ईएमएफ का, तो सबसे पहले 2, क्योंकि उसके अंदर तो ईएमएफ इंड्यूस्ड ही नहीं होगा, फ्लक्स जो है वो चेंज ही नहीं हो रहा ड्यू टू कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद ना आ जाता है 4, इसकी स्लोप कम है। फिर उसके बाद आ जाता है जी 3, और सबसे ज़्यादा स्लोप है 1 की। अब ऑप्शन में कैटेगराइज करते हैं 2 4 3 1, देखते हैं ऑप्शन कौन सी बनती है। 2 4 3 1 इज द बीटा आंसर, सो दैट इज द करेक्ट आंसर। याद रखें कि मैग्नेटिक फील्ड और टी का जब भी ग्राफ होगा उसकी स्लोप हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ इंडिकेट करेगी बाय कीपिंग द एरिया ऑफ द लूप कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसफार्मर इज टू। अच्छा, ट्रांसफार्मर है क्या है, उसकी डिवाइस की डेफिनेशन ही ये है कि ट्रांसफार्मर जो है वो एसी वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए यूज़ होता है बाय कीपिंग द पावर कांस्टेंट। इसका मतलब ये एसी वोल्टेज को, उसकी वैल्यू को कम या ज़्यादा करता है। तो इसमें देखते हैं ऑप्शंस क्या है। इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एसी। अच्छा, इसको इंक्रीज ही नहीं हमेशा होता, समटाइम्स हम डिक्रीज भी तो करते हैं। डिक्रीज वैल्यू ऑफ एसी, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि ओनली डिक्रीज। ऑल्टर द वैल्यू ऑफ डीसी, पहली बात तो ये डीसी को कभी डील ही नहीं करता, तो चार्ली ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ऑल्टर द वैल्यू ऑफ एसी, एसी वैल्यू को चेंज करता है, कम भी ज़्यादा कर सकता है और ज़्यादा भी कर सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर चार्ली ठीक है जी। क्वेश्चन 7 देखिएगा, लेंज़ेस लॉ डील्स विद द। अच्छा, लेंज़ेस लॉ की स्टेटमेंट के अंदर तो वो ईएमएफ का जिक्र करता है, लेकिन याद रखें लेंज़ेस लॉ में जब वो कहता है ना कि इंड्यूस्ड होने वाला ईएमएफ अपने कॉज को अपोज करता है, तो याद रखें ईएमएफ कभी भी अपने कॉज को अपोज नहीं कर सकता जब तक इंड्यूस्ड करंट प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, इसमें भी अब आप लोगों के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंड्यूस्ड करंट ही वो चीज़ है जो अपने कॉज को अपोज करती है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि ईएमएफ इंड्यूस होता है, लेकिन करंट इंड्यूस ना होने की वजह से कभी भी कॉइल के अंदर इंड्यूस होने वाला ईएमएफ अपने कॉज को अपोज नहीं कर सकता। इसीलिए लेंज़ेस लॉ की बुक के अंदर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि रिमेंबर लेंज़ेस लॉ डील्स विद द इंड्यूस्ड करंट नॉट टू इंड्यूस ईएमएफ, दैट मीन्स इट इज डीलिंग विद द इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ऐसा यूनिट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो या वैसे ईएमएफ हो, ईएमएफ जो है उसको डिफाइन इस तरह किया जाता है, दैट इज वर्क पर यूनिट चार्ज। वर्क पर यूनिट चार्ज का मतलब जाउल पर कूलम, और ये जाउल पर कूलम जो है दैट इज कॉल्ड वोल्ट। तो याद रखें जब भी ईएमएफ चाहे वो इंड्यूस्ड हो चाहे सिंपल एक बैटरी के ईएमएफ की बात की जा रही है, उसका यूनिट हमेशा वोल्ट होगा। सो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर डेल्टा बना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the coil varies at the rate of 1 Weber per minute, the induced EMF will be। तो देखते हैं इसके सोल्यूशन। देखें उसने आपको खुद ब खुद दे दिया रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। आपको पता है जो EMF है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के ही बराबर होता है। फेराडेज लॉ ने इसके साथ एक n यूज़ किया था, दैट वाज नंबर ऑफ टर्न्स। यहाँ पे क्योंकि सिंगल कॉइल का जिक्र आ रहा है तो n 1 ही रहेगा। अब उसने इसकी वैल्यू भी दे दी है, दैट इज़ 1 वेबर पर मिनट। अच्छा, हमारा SI यूनिट मिनट नहीं सेकेंड होता है, तो मैं इसे लिखूंगा 1 वेबर पर 60 सेकेंड। तो दैट मीन्स इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू हो जाएगी 1/60,
और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा वेबर पर सेकेंड को, तो वो हमारे पास आंसर बन जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का, दैट विल बी वोल्ट। सो दैट मीन्स 1/60 वोल्ट ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड अगर 1 वेबर फ्लक्स चेंज होता है 60 सेकंड के अंदर। सो करेक्ट ऑप्शन देखते हैं जी कौन सा बनता है, बीटा 1/60 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सूटेबल फॉर द कोर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। अच्छा स्टूडेंट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसा मटेरियल होता है वो जो बहुत जल्दी मैग्नेटाइज भी हो जाए करंट देने से, यानी करंट की वैल्यू बढ़ने से मैग्नेटाइज हो, करंट जैसे जैसे डिक्रीज हो वो डीमैग्नेटाइज होता जाए। अच्छा ऐसा मटेरियल सॉफ्ट आयरन है। हमने मोस्ट ऑफ द टाइम जब कहा था कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर भी यूज़ करनी है, हमने सॉफ्ट आयरन की बनानी है ताकि वो मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज आसानी से हो सके, हमारे पावर लॉसेस कम हो सकें। अच्छा याद रखें स्टील भी तो एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, स्टील को क्यों नहीं यूज़ किया जा सकता। स्टील फेरोमैग्नेटिक तो है लेकिन स्टील मैग्नेटाइज तो अच्छा हो जाता है लेकिन डीमैग्नेटाइज अच्छे से नहीं होता। दैट मीन स्टील इज गुड फॉर मेकिंग अ परमानेंट मैग्नेट नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो सॉफ्ट आयरन सबसे बेस्ट मटीरियल है जो कि मैग्नेटाइज भी आसानी से होता है, डीमैग्नेटाइज भी, यानी ये एक अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन कौन सी बनती है हमारे पास। ऑप्शन बनती है जी बीटा, सॉफ्ट आयरन इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन 11 देखिएगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 11 में कहता है अ कॉइल हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स n एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया a इज रोटेटेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड। ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने एसी जनरेटर वाला टॉपिक है, उसके अंदर आप लोगों ने ये वैल्यू पढ़ी हुई है कि E इज इक्वल टू n ओमेगा ए बी साइन थीटा। ये हमने इक्वेशन ड्राइव की थी। यहाँ पे याद रखें जब थीटा 90 डिग्री हो जाता है तो इंड्यूस होने वाला ईएमएफ मैक्सिमम हो जाता है, दैट इज n ओमेगा ए बी। ये n ओमेगा ए बी इज़ द पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, यानी यहाँ से ऑप्शन अगर हम देखें तो n ओमेगा ए बी इज़ द बीटा ऑप्शन, दैट इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज़ यूज्ड ऑन अ 120 वोल्ट लाइन टू प्रोवाइड अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2400। यानी हमें यहाँ पे दो चीज़ें गिवन हो गई। हमें कहता है जी एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जो कि 120 वोल्ट लाइन इनपुट ले रहा है और 2400 वोल्ट जो है वो आउटपुट दे रहा है। If the primary coil has 75 turns, then the number of turns in secondary coil will be। अच्छा इसके लिए आपने आसान चीज़ ये देख लेनी है, क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन बता रहा हूँ कि उसने कितने गुना स्टेप अप किया है। देखें याद रखें जितने गुना ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप अप करता है उतने गुना ही सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स भी ज़्यादा होते हैं प्राइमरी से। तो मैं सिंपली करूँगा क्या, मैं 2400 को डिवाइड करके देख लेता हूँ किसके ऊपर, इनपुट वोल्टेज दैट वाज 120, एक जीरो को एक जीरो से कैंसिल करें तो ये मेरे पास आ जाएगा 20, यानी उसने 20 टाइम्स वोल्टेज को इंक्रीज किया। ऑब्वियसली अगर 20 टाइम्स वोल्टेज इंक्रीज हुए हैं तो फिर सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स भी 20 टाइम्स ज़्यादा होंगे। तो आपने करना क्या है, प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स हैं जी 75, आपने इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देना है, सो यू विल गेट दी आंसर 1500। इसको आसान करने के लिए ऐसे कर लें, आप 75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 150 और उसको आगे एक जीरो वैसे लगा दें। सो सेकेंडरी कॉइल के अंदर टर्न्स जो है दैट विल बी 1500 टर्न्स, 20 गुना ज़्यादा करने से। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन अल्फा करेक्ट है जी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा स्टूडेंट्स, एन आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू अ मेन सप्लाई ऑफ 240 वोल्ट, यानी इनपुट वोल्टेज गिवन है 240 वोल्ट, इट इज डिजायर टू ऑपरेट एट 12 वोल्ट, यानी इनपुट वोल्टेज जो हमें गिवन था दैट वाज 240 वोल्ट और आउटपुट वोल्टेज उसने हमें खुद ब खुद दिया हुआ है कि आउटपुट वोल्टेज आपको 12 वोल्ट चाहिए। ऑब्वियसली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हुआ, उसने स्टेटमेंट के अंदर भी मेंशन कर दिया, कहता जी इट इज़ यूज्ड टू ब्राइटन अ 300 वाट लैम्प, यानी ये 300 वाट क्या चीज़ है, ये आउटपुट कॉइल की पावर है। अच्छा याद रखिए अगर मैं इस ट्रांसफार्मर को आइडियलाइज करूं तो इनपुट और आउटपुट पावर शुड रिमेन सेम। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, फाइंड द करंट ऑफ द प्राइमरी कॉइल। देखें जी प्राइमरी की इनपुट भी यही होनी चाहिए अगर आउटपुट, अगर ये सेकेंडरी की पावर है यानी पावर तो दोनों कॉइल्स की सेम रहती है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि प्राइमरी की इनपुट कॉइल में इनपुट करंट मल्टीप्लाइड बाय इनपुट वोल्टेज, तो अगर ये आउटपुट की पावर है तो इनपुट की भी यही होगी। मैं यहाँ पे 300 लिखता हूँ डिवाइडेड बाय, इस करंट को मैं नीचे ला के डिवाइड कर देता हूँ, दैट विल बी 240। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा स्टूडेंट्स देखिए हमने क्या किया, पावर इनपुट और पावर इनपुट निकालने के लिए हमने इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज को मल्टीप्लाई किया। पावर तो देखें अगर आउटपुट की 300 वोल्ट है तो मैंने यहाँ पे 300 पुट किया,
इनपुट वोल्टेज 240 था, उसको नीचे ला के डिवाइड कर दिया। तो जब मैं पहले इसको कैंसिल करें, 0 0 से कैंसिल कर दें, डायरेक्ट करना चाहें डायरेक्ट कर लें, वरना आप पहले इसको 3 पे कर लें फिर उसको 2 पे कैंसिल करके वी विल गेट आंसर 5/4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे कर लिया करें, पहले 5 को हाफ कर लें फिर उसका हाफ कर लें। जब आप 5 को हाफ करेंगे 2.5 और जब उसका हाफ करेंगे तो 1.25 विल बी द आंसर। इतने एम्पेयर करंट फ्लो करेगा प्राइमरी कॉइल में से। सो देखते हैं इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सी है। 1.25 एम्पेयर इज द डेल्टा ऑप्शन, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स आर शोन इन द फॉलोइंग फिगर, व्हाट मस्ट बी द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल। अच्छा देखिए नीचे प्राइमरी कॉइल के अंदर 220 वोल्ट की डीसी बैटरी लगी हुई है। मैंने अभी पुराने एमसीक्यू में भी एक पिछले में भी बात की कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो डील ही ऑल्टरनेटिंग करंट को करता है, क्योंकि इंडक्शन के लिए करंट का चेंज होना, ऑल्टर करना ज़रूरी है। सो डीसी पे तो ये ऑपरेट ही नहीं होता। याद रखिए अगर आपने इनपुट कॉइल के ऊपर कभी भी डीसी वोल्टेज लगा दिया तो आउटपुट का वोल्टेज हमेशा 0 होगा। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन विल बी डेल्टा 0। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विद अ यूनिफॉर्म स्पीड v, it produces a magnetic field B at the center of the circle, the radius of the circle is proportional to। अच्छा अब रेडियस ऑफ द सर्कल उसने अगर हमारे से पूछ लिया तो आप इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा करें, आपको पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करती है, तो मैं ये लिख सकता हूँ QVB इज इक्वल टू mv² ओवर r। क्वेश्चन नंबर हमारा है 15। हमने निकालना क्या है, हमने रेडियस की प्रोपोर्शनलिटी निकालनी कि वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। एक v को एक v से कैंसिल कर दें, यू विल गेट QB इज इक्वल टू mv ओवर r। रेडियस को इधर ले जाएं, सो r इज इक्वल टू mv ओवर QB। अच्छा अब ऑप्शंस में देखें इनमें से किसकी प्रोपोर्शनलिटी हो सकती है, यानी हमारे पास v ओवर b की प्रोपोर्शनलिटी हो सकती है अगर उसका मास m और चार्ज q हो। सो v ओवर b की ऑप्शन देखें इसमें से कौन सी है, दैट इज डेल्टा ऑप्शन। सो दैट वही ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पासेस अनडिफ्लेक्टेड थ्रू अ म्यूचुअल परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ। अच्छा पहले तो ये समझ लें कि इतनी स्टेटमेंट का मतलब क्या है। इतनी स्टेटमेंट का स्टूडेंट मतलब ये है कि दो फील्ड्स हैं, एक इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक फोर्स है, दोनों आपस में इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और दोनों ने जब इलेक्ट्रॉन उसके अंदर एंटर हुआ तो वैसे तो आपको पता है मैग्नेटिक फोर्स इज अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स, लेकिन अगर उसके बराबर ही एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करना शुरू कर दे तो दोनों कोई फोर्सेस एक्सर्ट नहीं करेंगी, चार्ज पार्टिकल सीधा निकल जाता है। अच्छा उसने कहा क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑफ कर दी जाए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड का काम होता है सीधा मूव करवाना, तो बाकी रह गई सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर होगा तो दैट विल बी डिफ्लेक्टेड इन अ सर्कुलर पाथ। ये 2-3 बातें याद रख लें। जब हमारे पास पाथ सर्कुलर होता है, जब एंगल 90 डिग्री होता है, यानी परपेंडिकुलर एंटर चार्ज होने के ऊपर पाथ सर्कुलर होता है। लेकिन अगर और कोई भी एंगल होता है, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, तो फिर इसका पाथ हेलिक्स बनता है। और अगर वो स्ट्रेट पैरेलल एंटर होता है तो फिर तो कोई फोर्स एक्ट ही नहीं करती, तो दैट विल मूव इन अ स्ट्रेट पाथ। सो इसमें से ऑप्शन बनेगी ना सर्कुलर ऑर्बिट, दैट इज ऑप्शन अल्फा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। क्वेश्चन 17 में कहता है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ रीजन हैविंग साइमल्टेनियस परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 20 वोल्ट पर मीटर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड 0.5 टेस्ला ये मैग्नेटिक फील्ड है। आगे कहता है जी रिस्पेक्टिवली एट द राइट एंगल इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी। अच्छा इसके लिए एक डायरेक्ट फार्मूला भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको पीछे ड्राइव करवाने की कॉन्सेप्ट बताऊं तो इलेक्ट्रिक फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल पुट करें। ये होता है जी QVB और ये होता है QE। यहाँ से दोनों तरफ से मैं E को कैंसिल कर दूं, तो जब भी आपने किसी रीजन में जहाँ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हो स्पीड फाइंड करनी हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी पे डिवाइड कर दिया करें। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 20 वोल्ट पर मीटर है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी 0.5 है। अच्छा मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 5/0 को इसको कैंसिल करें, आई कैन राइट इट एज 5/10। सो जब मैं स्पीड फाइंड करने लगूंगा दैट विल बिकम 200 डिवाइडेड बाय 5। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे दैट विल बी 40 मीटर पर सेकंड। देखते हैं 40 मीटर पर सेकंड की ऑप्शन है जी चार्ली ऑप्शन, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द z एक्सिस इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू 1 मीटर स्क्वायर पोर्शन ऑफ XY plane is 5 Weber, then the magnetic flux through 2 meter portion of the same plane will be। अच्छा उसने फ्लक्स का क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। अब फ्लक्स का जब उसने क्वेश्चन पूछा है तो आपको पता है फ्लक्स तो बराबर होता है BA के। अब इसमें ऑप्शन में ज़रा कंसीडर क्या करना है हमने, जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड थी वो 30 डिग्री एंगल बना रही थी Z एक्सिस के साथ,
इफ़ द मैग्नेटिक फ्लक्स 1 मीटर स्क्वायर है, यानी पहले जो फ्लक्स था वो 1 मीटर स्क्वायर था, लेकिन अब क्या हो गया, अब जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो 5 × 2 10 से 3 गुना ज़्यादा। देखें जब मैं 30 डिग्री करूँगा तो cos 30 डिग्री जब आप पुट करेंगे तो cos 30 डिग्री से आ जाएगा फाई इज इक्वल टू बी ए। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे वैल्यू पुट की, दैट इज स्क्वायर रूट 3/2। देखिए यहाँ पे एरिया की वैल्यू थी 1 और फ्लक्स की वैल्यू कुछ भी थी। इस पूरे जो आंसर था वो हमारे पास आंसर आया था 5 वेबर। अब अगली दफ़ा हमने क्या किया, कोई भी चीज़ हमने चेंज नहीं की सिवाय किसके, सिर्फ वो कहता है हमने एरिया डबल कर दिया। और याद रखें जब एरिया डबल किया जाता है तो फ्लक्स भी पुराने फ्लक्स से 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी अगर पहले फ्लक्स जो था वो 5 वेबर था तो एरिया डबल करने से जो फ्लक्स होगा दैट विल बी 10 वेबर। यानी हमें इस पूरे की वैल्यू गिवन थी, हमें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी, हमें ये पूरा फ्लक्स गिवन था 30 डिग्री एंगल के ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया जो थे वो पड़े हुए थे और उनका जो फ्लक्स था वो 5 वेबर आ रहा था। अब हमने किया क्या, सिर्फ हमने एरिया को डबल किया, एरिया को डबल करने से हमारे पास फ्लक्स भी डबल हो गया। और वो डबल कितना होता है, अगर पहले 5 वेबर था नाउ इट विल बिकम 10 वेबर। सो ऑप्शन देखते हैं कौन सी करेक्ट है, डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जी स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 19 देखते हैं। द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल्स ऑफ -2 माइक्रोकूलम and magnetic field 2 Tesla acting in y direction when the particle velocity 100 centimeter per second is। हमने सिर्फ करना क्या स्टूडेंट्स, हमने फोर्स के फार्मूला में वैल्यूज पुट कर देनी है। F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा 90 हो जाएगा। अब इसको देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे जी। सबसे पहले चार्ज की मैग्नीट्यूड पुट करें, दैट विल बी 2 × 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाय स्पीड गिवन है जी, स्पीड 100 सेंटीमीटर पर सेकंड, हमारा स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड है, तो जब 100 सेंटीमीटर लिखा हुआ दैट मीन्स 1 मीटर पर सेकंड ही है, मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है जी 2 टेस्ला। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 4 × 10⁻⁻6 न्यूटन, दैट विल बी 4 माइक्रो न्यूटन। ठीक है, तो ये देखिए ऑप्शन कौन सी बनती है हमारे पास, दैट ऑप्शन इज अल्फा। सो अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, इफ वी डबल ऑल द पैरामीटर्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन फोर्स विल बिकम। इसी से आप अंदाज़ा लगा लें, देखें अगर आप फोर्स के तमाम पैरामीटर्स डबल कर दें, F इज इक्वल टू चार्ज को डबल कर दें यानी 2Q मल्टीप्लाइड बाय स्पीड को डबल कर दें 2V मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड को डबल कर दें 2B, तो 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंस है उसकी। एंगल तो 90 ही रहा, साइन 91 हो गया, सो F डैश विल बी इक्वल टू 2 × 2 × 2 दैट विल बी 8 एंड QVB, ये QVB पुरानी फोर्स थी, दैट मीन्स न्यू फोर्स विल बिकम 8 टाइम्स ऑफ प्रीवियस फोर्स। सो विच वन इज करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 8 टाइम्स, चार्ली आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा जी, नॉर्मल टू अ सर्टेन एरिया 1 मीटर स्क्वायर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आगे कहता है जी द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द एरिया इज द सेम एज द फ्लक्स ऑफ द सेकेंड एरिया दैट इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। अच्छा देखें पहले फ्लक्स के बारे में, इसमें कहता है जी 1 मीटर स्क्वायर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री, मैंने कॉस की जगह पे 60 पुट कर दिया, एरिया 1 मीटर स्क्वायर था यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ, द फ्लक्स थ्रू दिस एरिया इज सेम दैट फ्लक्स थ्रू द सेकेंड, यानी वो कहता है सेकेंड टाइम भी जो न्यू फ्लक्स आया है वो भी BA/2 ही आया है, लेकिन इस दफ़ा यहाँ पे cos 90 डिग्री था, cos 90 डिग्री। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे फ्लक्स आया था BA/2। नेक्स्ट टाइम वो कहता है कि हमने दोबारा से जब फ्लक्स फाइंड किया उस केस में प्लेन परपेंडिकुलर यानी वेक्टर एरिया के साथ जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री, यानी इस दफ़ा ये फैक्टर तो वैसे ही 1 हो गया, यानी फ्लक्स हमारे पास अगेन BA/2 ही आया है। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हमने पहले जो है वो एरिया 1 कंसीडर किया था और फ्लक्स जो है वो BA/2 आया था, अब अगेन फ्लक्स BA/2 आया जबकि cos 60 साथ मल्टीप्लाई नहीं हुआ। इसका मतलब एक ही है कि आपने एरिया को भी क्या कर दिया है, हाफ कर दिया है, क्योंकि अगर आपने पहले जो एरिया यूज़ किया था वो A था, तो ये वाला जो एरिया होगा A डैश दैट विल बी A/2, तभी पॉसिबल है कि हमारे पास अगेन फ्लक्स BA/2 ही आए, वरना पहले cos 60 1/2 साथ मल्टीप्लाई कर रहा था इसलिए डिनोमिनेटर में 2 था, अब cos 0 हो चुका है दैट इज़ 1, इसका मतलब वो 1/2 वाला फैक्टर एज सच तो नहीं रहेगा, फिर क्या चीज़ हमें कम करनी पड़ेगी, हमें एरिया हाफ करना पड़ेगा। तो उसने यही क्वेश्चन पूछा कि एरिया कितना होगा, अगर पहले 1 मीटर स्क्वायर है तो उसको हाफ कर दें, नाउ इट विल बी 0.5 मीटर स्क्वायर। चार्ली ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा स्टूडेंट्स, कहता है जी अपोजिट विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद द सेम वेलोसिटी विल बी डिफ्लेक्टेड लीस्ट। अच्छा सबसे पहले तो आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, याद रखें जब भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पार्टिकल का रेडियस ज़्यादा होता है ना
तो इसका मतलब होता है इट इज़ डिफ्लेक्टेड लीस्ट। तो जब भी क्वेश्चन आए कि डिफ्लेक्टेड लीस्ट, तो देखें सबसे ज़्यादा रेडियस किसका, इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, इसका रेडियस कम था, इस पार्टिकल का जो रेडियस है वो ज़्यादा है, यानी इस पार्टिकल के में बेंडिंग ज़्यादा है, रोटेशन ज़्यादा है। तो याद रखें जब रेडियस कम होता है तो बेंडिंग ज़्यादा होती है, रोटेशन ज़्यादा होती है, जबकि रेडियस ज़्यादा होने से डिफ्लेक्शन कम होती है। पहले तो ये पॉइंट आप लोगों ने माइंड रखना है। अब मैं चलता हूँ इसका रिलेशन, QVB इज़ इक्वल टू mv²/r। ये पहले भी हम बहुत दफ़ा यूज़ कर चुके हैं। मैंने मैग्नेटिक फोर्स को सेंट्रीपिटल के इक्वल पुट किया, v को v से कैंसिल कर दिया, सो आई विल गेट QB इज़ इक्वल टू mv/r। मुझे रेडियस के साथ रिलेशन चाहिए तो r इज़ इक्वल टू mv/QB। अच्छा, वो कहता है स्पीड सेम थी। स्पीड सेम होने के साथ साथ जब हम अब जिक्र करेंगे चार्ज के साथ या मैस के साथ, तो मैं देखता हूँ जो पार्टिकल्स गिवन है वो कौन कौन से हैं। पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन है, ड्यूट्रॉन है, इन सब का चार्ज सेम होता है, यानी क्यू भी कांस्टेंट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही कांस्टेंट सी। सो आई कैन से दैट रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मास। उसने कहा जी डिफ्लेक्टिंग लीस्ट। डिफ्लेक्टिंग लीस्ट का मतलब ऐसा पार्टिकल जिसका रेडियस सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे लीस्ट डिफ्लेक्टेड होगा। रेडियस ज़्यादा होने के लिए मास क्या होना चाहिए, ज़्यादा। इनमें से अगर आप देखें तो प्रोटॉन तो H11 होता है, इलेक्ट्रॉन E0-1 होता है और ड्यूट्रॉन H21 होता है। चार्ज तीनों का सेम है, लेकिन मास सबसे ज़्यादा किसका है, ड्यूट्रॉन का। ड्यूट्रॉन का मास ज़्यादा तो इसके सर्कुलर पाथ का रेडियस ज़्यादा, लेकिन इसकी डिफ्लेक्शन क्या होगी, लीस्ट होगी जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ड्यूट्रॉन बीटा ऑप्शन इज करेक्ट 22 का। 23 देखिए यहाँ, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज मूविंग विद एन एंगल थीटा इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फोर्स दैट द पार्टिकल विल मूव अलोंग। मैंने अभी बताया कि जब भी एंगल थीटा डिग्री कोई भी हो, अगर ये 0 डिग्री या 90 होता तब 0 डिग्री के ऊपर स्ट्रेट पाथ, 90 पे सर्कुलर, लेकिन अगर कोई सा भी और एंगल है तो इट विल मेक एन हेलिकल पाथ। ऑप्शन देखें जी, बी डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है, इट विल मेक हेलिकल पाथ। 24 है जी, अ चार्ज पार्टिकल मूव थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल। अच्छा याद रखें जब पार्टिकल की एनर्जी की बात कर रहे हैं तो इसमें काइनेटिक एनर्जी का जिक्र हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। पार्टिकल जब सर्कल में भी मूव करता है तो याद रखें उसकी काइनेटिक एनर्जी हमेशा सेम रहती है, स्पीड सेम रहती है। सो इनमें से देखते हैं कौन कौन सी ऑप्शन सेम रह सकती है। कहता है एनर्जी का जब जिक्र किया है तो एनर्जी तो चेंज ही नहीं होनी, ओवरऑल एनर्जी सेम रहती है, तो इट विल रिमेन सेम। चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 25 में कहता है जी डायग्राम शोज द इलेक्ट्रॉन एज इट एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड। कहता है द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन द प्लेन ऑफ द पेपर इन विच डायरेक्शन द इलेक्ट्रॉन इनिशियली डिफ्लेक्टेड। अच्छा, रूल राइट हैंड रूल वही कहता है। देखिए मैं थोड़ी सी डायग्राम बता देता हूँ। कहता है जी ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल इस तरह से इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है। राइट हैंड रूल क्या कहता था, फिंगर्स इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, देन पाम विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर मैं इससे देखूँ तो पाम इनटू द पेज जा रही है, लेकिन मसला ये है कि ये जो राइट हैंड रूल है दैट इज़ नॉट फॉर नेगेटिव चार्ज, दैट इज़ फॉर पॉजिटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स इनटू द पेज है तो प्रोटॉन के लिए ये फोर्स जो है ये आउट ऑफ द पेज होगी। अब यहाँ पे अच्छा, यानी ये हमारा जो राइट हैंड रूल था दैट वाज फॉर प्रोटॉन, तो प्रोटॉन को फोर्स इनवर्ड फील होगी क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, तो इट विल एक्सपीरियंस फोर्स आउटवर्ड। तो ऑप्शन कौन सी बनेगी, दैट विल आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। बीटा इज द करेक्ट आंसर। दोबारा सुन ले स्टूडेंट्स, राइट हैंड रूल इज फॉर द पॉजिटिव चार्ज ओनली, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, thumb indicating the direction of motion and palm will indicate the force acting on the positive charge। यहाँ पे क्योंकि चार्ज नेगेटिव है तो into the page होने की बजाय मैं out of the page कहूँगा क्योंकि चार्ज प्रोटॉन नहीं था बल्कि इलेक्ट्रॉन था। सो बीटा इज द करेक्ट आंसर। 26 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। फ्लक्स भी स्केलर है, ईएमएफ भी स्केलर है, फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी याद रखिएगा। सो बोथ ए एंड बी, मैग्नेटिक फ्लक्स एंड ईएमएफ बोथ आर स्केलर, दैट इज द करेक्ट आंसर। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, द वर्किंग ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ। अच्छा देखिए, दो चीज़ें याद रख लें, जब भी मैं इसी जनरेटर का जिक्र करूं तो जनरेटर बेस करता है ऑन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फेराडेज लॉ। फेराडेज लॉ ये कहता है कि जी इंड्यूस्ड ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करता है। हम एक कॉइल का फ्लक्स चेंज करते हैं इन अ मैग्नेटिक फील्ड और उस फ्लक्स चेंज की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये जनरेटर की प्रिंसिपल है। इसी तरह अगर आपको क्वेश्चन आए ट्रांसफार्मर किस बेस पे वर्क करता है तो वो म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर वर्क करता है। ये दो पॉइंट्स याद रखिएगा यहाँ पे क्योंकि जनरेटर का क्वेश्चन है। सो फेराडेज लॉ इज द करेक्ट आंसर, बीटा इज द आंसर। लेंज़ेस लॉ इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि वो ये कहता है कि जो कॉज है
जो इंड्यूस होने वाला ईएमएफ है वो अपने कॉज को अपोज कर रहा है टू कंजर्व द एनर्जी। अगर ऐसा ना होता तो ये एक सेल्फ प्रिपरेटरी सिस्टम बन जाता, क्योंकि इंड्यूस्ड होने वाले ईएमएफ ने कोई नॉर्थ साउथ पोल तो जनरेट करना ही है। अगर वो अपने कॉज को अट्रैक्ट कर लेता तो ये मोर एनर्जी जनरेट होती जितनी हम प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन वो अपने कॉज को अपोज करता है टू कंजर्व द एनर्जी। दैट्स व्हाई हम ये कहते हैं कि लेंज़'s लॉ इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन 29 भी हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया है, लेकिन इसमें थोड़े से चेंजेस आएंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ आपके लिए। 4 particles independently move at the same speed in the direction perpendicular to same magnetic field. Which particle is deflected the most? अच्छा याद रखें, जब उसने वर्ड यूज कर दिया इट इज डिफ्लेक्टेड मोस्ट, तो डिफ्लेक्टेड मोस्ट का मतलब ये होता है रेडियस सबसे कम। रेडियस सबसे कम को किसका होगा? जिसका मैस सबसे कम होगा। इन ऑप्शन में से देखते हैं मैस सबसे कम किसका होता है जी? कॉपर आयन, हीलियम, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मैस सबसे कम होने की वजह से उसका रेडियस सबसे कम। रेडियस सबसे कम का मतलब डिफ्लेक्शन मोस्ट, तो दैट मीन्स इन ऑप्शंस में से इलेक्ट्रॉन ठीक है। चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 30 देखिएगा। अ बीम इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द रीजन इन विच देयर आर मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड परपेंडिकुलर, इट पासेस स्ट्रेट थ्रू विदाउट डिफ्लेक्शन। इसकी वजह क्या हो सकती है? अगली बात सुने जी। आगे कहता है जी, अ सेकेंड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग ट्वाइस एज फास्ट एज फर्स्ट देन डायरेक्टेड अलॉन्ग द सेम लाइन, हाउ इज द सेकेंड बीम डेविएटेड? अच्छा, सेकेंड बीम डेविएट किस तरह से करेगी? पहली बात तो ये समझ लें कि अगर आपने स्पीड बढ़ाई है तो स्पीड बढ़ाने का ताल्लुक होता है यू आर इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फोर्स, और आपको पता है कि मैग्नेटिक फोर्स इज अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स, यानी पहले जो स्पीड थी वो एक वैल्यू थी कोई ना कोई, उस केस के अंदर पार्टिकल स्ट्रेट मूव कर रहा था। जब आपने स्पीड बढ़ाई तो मैग्नेटिक फोर्स डोमिनेंट हो गई, नाउ डिफ्लेक्टिंग फोर्स विल बी डोमिनेंट। तो डिफ्लेक्टिंग फोर्स के लिए राइट हैंड रूल यूज करते हैं। उसने कहा जी इनटू द प्लेन, तो फिंगर्स इनटू द प्लेन, और चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से एंटर हो रहा है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी, अगर ये प्रोटॉन होता तो फोर्स अपवर्ड होती, लेकिन क्योंकि ये तो नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स इसके ऊपर किस तरफ लगेगी? डाउनवर्ड। तो ऑप्शन है अल्फा, डाउनवर्ड इन द प्लेन ऑफ पेपर, सो इट विल बी डिफ्लेक्टेड डाउनवर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, दोबारा आप ये क्वेश्चन जरा समझ लें। क्वेश्चन में उसने ये पूछने की कोशिश की कि एक रीजन था जहां इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर थे और चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड चला गया। जब मैंने उसकी स्पीड को डबल किया तो इट फील्स अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स, जिसने क्या किया? उसको बेंड करवाया। क्वेश्चन ये बेंड किस तरफ होगा पार्टिकल? तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स रखें, चार्ज की मोशन में थंब रखें, पाम विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ पॉजिटिव चार्ज, लेकिन यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स की ऑपोजिट डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड। सो करेक्ट ऑप्शन देखते हैं, अल्फा इज द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोगों ने आज बहुत सारे यहाँ से ट्रिक्स सीखे होंगे, आप लोगों को कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया तो स्टूडेंट्स और अपडेट्स के लिए और डिस्कशंस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर ज़रूर क्लिक करें। सो थैंक यू सो मच।